जी, बड़ी जो है वो रिपोर्टिंग चल रही थी खाने पीने पर, उस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं क्या चैटर है इस वक्त वहां पर, किस तरह से जो है वो इन मुज़ाकरात को देखा जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर एक्सपर्ट्स को हम देखें अनवर साहब तो दो ओपिनियंस में जो है वो डिवाइडेड है। एक तरफ ये ओपिनियन है कि अगर ब्रेक थ्रू ना हुआ तो ब्रेक डाउन भी जो है वो उसको ना समझा जाए, और एक दूसरा ग्रुप वो है जो कहता है कि बिल्कुल मुज़ाकरात जो है वो फेल हो गए हैं। तो वहां क्या फील है इस वक्त? देखिए, इसका जो लेटेस्ट है वो तो आपने सुन ली होगी कि सेंटकॉम ने अभी ऐलान किया आधा घंटा पहले कि वो जो ब्लॉकेड है वो इन्फोर्स हो गई है, नाफिज हो गई है। अब ब्लॉकेड शुरू है। कोई भी शिप अगर ईरान को पैसे देके गुजरेगा तो उसको अमेरिका जो है डुबो देगा, नहीं आने देगा। तो अमेरिका ने भी पाबंदी लगा दी है। अब इसमें बज़ाहिर तो ये लगता है जैसे एक बड़ी जारियत है और जंग का ऐलान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसका जवाब भी ईरान ने दिया है और दोनों की तरफ से एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है। ईरान ने ये किया है कि उन्होंने कहा कि जो फ्रांस और बरतानिया के शिप होंगे उनको हम गुजरने देंगे। अब उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अमेरिका को इस बात का एहसास है कि वो फौजी तौर पे इतनी ताकत, इतनी सलाहियत रखता है कि वो अब भी ईरान को काफी नुकसान पहुंचा सकता है और उसके लिए तैयार भी है। लेकिन वो अकेला करना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि एक इंटरनेशनल अलायंस बने जिसमें नेटो के ममालिक हों, दीगर यूरोपीय ममालिक हों और वो ममालिक शामिल हों जो जिनको इस गुजरगाह से तेल की सप्लाई होती है, तरसील होती है। अगर वो ममालिक, जाहिर उनका सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन होगी, मेन लड़ाई अमेरिका ही लड़ेगा, चाहे वो सियासी महाज पे हो या चाहे फौजी महाज पे। लेकिन अगर वो सिंबॉलिकली अमेरिका के साथ होंगे तो फिर ये जंग अमेरिका और ईरान की नहीं होगी, वो बैनुल अक़वामी बिरादरी वर्सेस ईरान हो जाएगी। और इसलिए उन्होंने ये मूव किया है ताकि वो ममालिक जो यहाँ से तेल लेते हैं वो मजबूर होकर अमेरिका के साथ खड़े हों। और उसको तोड़ने के लिए ईरान ने ये किया कि दो की अलाई हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं। 35 मुल्कों की मीटिंग भी बुलाई है, सारा कुछ लंदन में। तो वो है बरतानिया और फ्रांस। उसको उन्होंने कहा कि हम आपको फ्री इजाजत देते हैं ले जाने की। तो उससे जाहिर है अमेरिका की जो कोशिश है उसको धचका लगेगा। तो ये एक शतरंज की ये गेम भी जारी है। और दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि अभी सख्ती लगाएंगे और अगर इस सख्ती से भी काम नहीं हुआ तो जंग की तरफ भी जा सकते हैं। मगर मेरा ख्याल है अभी जंग की तरफ जाने का कोई मूड नहीं है। अभी इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक मूव है उससे काम चलाना चाहेंगे। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद ये भी एक पॉजिटिव खबर तो ये सामने आई कि मजीद बातचीत या सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो भी हो सकता है। उस हवाले से कोई खबर है आपके पास? देखें, इशारे तो बार बार सदर ट्रंप हर उस बयान में जो बहुत सख्त होता है, साथ वो ये भी कह देते हैं कि नहीं अभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए, ईरान अभी जवाब देगा और शायद पॉजिटिव ही दे। अच्छा, ईरान से भी देखें वो भी सख्त बयान देते हैं, लेकिन साथ कह देते हैं कि फला फला चीजों पर तो इत्तेफाक हो ही गया था, थोड़े से मसाइल थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया। यानी वो भी इशारे दे रहे हैं कि हम भी बातचीत करने को तैयार हैं, आओ। तो मेरा ख्याल है कि इनको जो है ना खुफिया तौर पे राब्ते जरूर कायम हैं और हो सकता है पाकिस्तानी सालसी का किरदार अदा कर रहा हो। और मैं तो अब भी ये समझूंगा कि मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। बंद नहीं हुआ है। चले, दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज, चाहे बैकडोर हो रहे हो चाहे सामने हो रहे हो, लेकिन ओवरऑल पीस के लिए दैट इज अ गुड न्यूज कि मुज़ाकरात का दरवाजा जो है वो अब भी जो है वो बंद नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं जो है वो बातचीत जारी है, जैसा कि आपने कहा। बल्कि अरागची साहब का ट्वीट भी था कि वी वर इंचेस अवे फ्रॉम इस्लामाबाद MOU। तो इंचेस अवे अगर थे तो इसका मतलब कि काफी चीजों पर ऑलरेडी एग्रीमेंट जो है वो हो चुका था। शायद वो शेर आपने सुना होगा ना कि टूटी कहाँ कमन, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जब पे लबे बाम रह गया। तो कमन तो वहीं टूटी जब आप पहुंच जाते हैं फिर। सही जी सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये समझा जा रहा था JD वैंस को इंडक्ट करने से कि एक बड़ी उम्मीद पैदा हो गई थी पूरी दुनिया में। आपसे भी लास्ट वीक बात हुई थी, आप भी ये बात कर रहे थे, हम भी ये समझ रहे थे कि JD वैंस, क्योंकि अगेन उन्हें समझा जाता है एंटी वार हैं वो, इस वार के भी खिलाफ से, लिहाजा उन्हें पूरे सिस्टम से पहले आउट रखा गया था और उनके जिम्मे ये लगा कि जाए मुज़ाकरात करें। तो बड़ी एक उम्मीद थी और उनकी ये पहली बहुत बड़ी टास्क थी, क्योंकि अब तक तो ट्रंप साहब ये क्रेडिट लेते थे कि मैंने देखा ये पाकिस्तान और उनकी वार रुकवाई थी। तो ये JD वैंस के लिए बहुत बड़ा मौका था कि मैंने अमेरिका और इसके ईरान की वार रुकवाने के बाद एक डील कराई। अब समझते हैं उनको धचका लगा है, क्योंकि वो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर, वो भी जो अगला इलेक्शन है खुद को प्रमोट कर रहे होंगे। उनके लिए कितना बड़ी ये मायूसी है JD वैंस के लिए? बिल्कुल धचका है, बिल्कुल उनके लिए धचका है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, JD वैंस जो है वो इतने पॉपुलर नहीं है। अपने आप पे अकेले वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जब भी वो इलेक्शन लड़ेंगे उनको सदर ट्रंप की
सपोर्ट चाहिए होगी। तो इसलिए वो खामोशी रहेंगे, इस पे कुछ बयान नहीं देंगे, रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं करेंगे, लेकिन धचका तो उनको लगा है बिल्कुल। तो वो जो अपने आप को उनको एक मौका था उनके लिए कि अपने आप को एक इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पे साबित करते। लेकिन ये अमेरिकन सिस्टम में मुमकिन भी नहीं है, पावर सारी की सारी सदर के पास होती है, वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो भी नहीं सकते थे। अच्छा, हमें अभी आपने कहा कि उनको एंडोर्समेंट चाहिए होगी इनकी ट्रम्प साहब की। अभी हम देखना अप्रूवल रेटिंग्स उनकी कहाँ ज़मीन पे आ गिरी हैं ट्रम्प साहब की। 1 करोड़ बंदा बहर नो किंग के खिलाफ निकला, अभी 2-2.5 साल अभी उनके पड़े हैं। तो आप समझते हैं कि 4 साल मुकम्मल होने पे ट्रम्प साहब इतने पावरफुल होंगे कि उनके एंडोर्समेंट उस वक्त भी मैटर करेगी, स्पेशली जब पॉपुलिस्ट यहाँ रजीम है, इलेक्शन जो है वो हार रहे हैं। अभी हमने हंगरी में देखा है कल रात कि जो पॉपुलिस्ट उनके लीडर थे 17 साल 18 साल थे, जिनको बचाने की ट्रम्प साहब ने, जेडी वैंस ने, इवन उन्होंने रशियंस ने कोशिश की, जिन्होंने ये पूरी मूवमेंट शुरू की थी पॉपुलिस्ट इसकी तहरीक की, तो लोगों ने वहां पे बड़ी भारी तादाद में उनको हराया। तो अब लगता नहीं है कि थोड़ा रिवर्स ट्रेंड हो गया है? तो 2-3 साल बाद ट्रम्प साहब इस पोजीशन में होंगे कि वो जिसको नॉमिनेट करें, खंबे को खड़ा करें तो वो सदर बन जाए? नहीं, खंबे वाली बात तो अब नहीं रही और रिवर्स हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन एक बात जो है ना, जो इसका लोगों को अंदाजा पहले भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं हो पाता, उसकी वजह है कि वो ऐसे लोग हैं जो किसी ओपिनियन सर्वे में, किसी ट्रेंड में नजर नहीं आते। वो हैं उनके जो राइट विंग रूरल सफेद फार्म वोटर्स, उनके बारे में अब तक अंदाजा नहीं कि किस तरफ जाएंगे। अब एरिजोना है उनका स्ट्रांग होल्ड है रिपब्लिकन्स का, वहां से देखें सदर ट्रम्प को जो हमारे याफ्ता उम्मीदवार थे, वो पिछले हफ्ते के इंतखाबात में बड़ी भारी अक्सरियत से जीते। तो अब भी ये एक इम्प्रेशन मौजूद है कि वो जो उनका वोटर उनके साथ खड़ा है। लेकिन मिड टर्म में भी ऐसा होगा या नहीं होगा, इसका किसी को नहीं पता। असल जो एक्सपोज होंगे सदर ट्रम्प, वो मिड टर्म में होंगे, नवंबर में जाके। अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा और उसके बाद उनके खिलाफ हर किस्म की मूवमेंट चलेगी। इवन इम्पीचमेंट के डिमांड करने वालों की आवाज में भी तेजी आ जाएगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि इनके पास पूरी पावर्स नहीं थी, सारी पावर्स सदर ट्रम्प ने अपने पास रखी हुई थी, जो हमें बाद में पता भी चला कि वो राब्ते में थे और उनसे मुसलसल हिदायत भी ली जा रही थी, जो निगोशिएट हो रहे थे चीज़ें। तो पावर जो है वो जो आखिरी फैसला जो है वो ट्रम्प साहब ने करना था, लिहाजा उन्होंने एट द लास्ट आवर जैसे बता रहे हैं कि इंचेज अवे थे, लेकिन ट्रम्प साहब ने अपनी 1-2 शर्त की वजह से बात रह गई। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरानियन जो है वो कहते हैं, डेलीगेशन जो आया है, दे हैड द फुल अथॉरिटी कि वो जो चाहे फैसला कर सकते थे। तो रीजन ये बनी है कि जेडी वैंस के पास वो एब्सोल्यूट पावर्स अथॉरिटी नहीं थी जो ईरान के पास थी, इसलिए ये नहीं हो सकी, बात आगे नहीं बढ़ सकी, खत्म नहीं हुई। रीजन इसलिए दोनों की तरफ से एक ही बनी है। रीजन वो है कि दोनों को वॉर ट्रॉफी चाहिए। दोनों में से कोई फरीक इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो इस जंग में इस बात को मान ले कि उसकी शिकस्त हुई है। सदर ट्रम्प का जो मुतालबा था वो ये था कि भाई यूरेनियम जो है तुम्हारे प्लांट वाला तो हमने तबाह कर दिए हैं, एटम बम तुम बना नहीं सकते, यूरेनियम बेकार पड़े हैं, हमारे हवाले कर दो। तो वो हम जाके कहेंगे देखो जी हमारी तो फतह होगी, हम यूरेनियम उठा के ले आए। ईरानी कहते हैं कि अगर हमने वो दे दिया तो हम अपने वहां को कैसे यकीन दिलाएंगे कि हमारी फतह हुई है। तो उस पर अभी कोई ऐसी बात तय नहीं पा रही है जिसमें दोनों फरीक जो है अपना सर बुलंद रख सकें और अपने अपने हल्के में फतह का दावा कर सकें। ये बताएं कि ये हमें बताया गया था, जो ईरान का भी दावा था, जो ठीक भी वो लग रहा था कि 28 फरवरी को जो ओमान में मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें ईरान ना तो इस पे तैयार हो गया था कि हम न्यूक्लियर फेयर एनफ जो गारंटी चाहिए हम इसको अबैंडन कर रहे हैं, खत्म हो गया। अब आखिरी चीज रह गई थी हरमूज की, जो पहले वो नहीं थी, वार से पहले तो हरमूज खुला था। तो ईरानियन के लिए कितना मुश्किल था कि एक तो आप 28 फरवरी को तैयार थे कि हम इसको खत्म कर रहे हैं, इसको अपने इसके लिए, वो खत्म हो गया। हरमूज उनके पास पहले नहीं था, अब अगर वो उसको हरमूज को भी खोल देते और ये डील हो जाती तो अब समझते हैं कि ईरानियन अवाम जो है तो एक्सेप्ट ना करते, या ईरान को एक उसकी नई पावर फील हुई है कि हरमूज की चाबी तो हमारे पास आ गई है, तो कानून का खजाना है, यहाँ से तो पैसे भी आ सकते हैं, हमारे जो नुकसान हुआ है सैंक्शंस हम उनको भी क्लियर कर सकते हैं। सो समझते हैं कि हरमूज का कब्जा आने के बाद, जब पावर आने के बाद जो ईरानियन पोजीशन थी वो बदली है, जिसकी वजह से अब मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक है और कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे वो दोनों मुल्क। दोनों बातें हैं। एक तो हरमुज का फायदा अब उनको नजर आ रहा है, इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखिए ना, अगर वो जंग से पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि वो तैयार थे न्यूक्लियर पे कॉम्प्रोमाइज करने का। अब अगर कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आएंगे तो वो उसको इंटरप्रेट किया जाएगा या पोजीशन जो वो करेगी इस तरीके से कि जैसे उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। तो जंग के बाद सिनारियो बदल गया, कोई भी शिकस्त पाना नहीं चाहता।
ठीक, ये बताइएगा अनवर साहब, जब हम बात करते हैं नेवल मेजर्स की, जो एग्रेसिव नेवल मेजर्स ट्रम्प साहब ने अनाउंस किए कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो कंट्रोल करेंगे, ब्लॉकेट करेंगे, तो इसमें चाइना का फैक्टर तो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वही यहाँ से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। क्या चाइना क्या रोल प्ले कर सकता है? अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि एक्टिवली इन्वॉल्व होगा और प्रेशर डाल सकता है ईरान पे कि इसको खोला जाए। चाइना कुछ भी करे, चाइना डायरेक्टली यानी फिजिकली फौजी मुदाखलत नहीं करेगा, ये चाइना की पॉलिसी के खिलाफ है। वो इनडायरेक्ट प्रेशर डालेगा, वो ईरान पे भी डाल सकता है, अमेरिका पे भी डाल सकता है, चाइना इस पोजीशन में है। और मेरा ख्याल है वो ईरान को समझा बुझा के इस बात पर तैयार भी कर सकता है कि भाई अमेरिका से हम बात करते हैं और ऐसी सूरत निकालते हैं जिसमें आपकी शिकस्त होती हुई नजर ना आए, उनकी भी बात रह जाए। इस वक्त अगर कोई मुल्क जिसके पास ये कुव्वत मौजूद है करने की, तो वो चाइना है। वो पाकिस्तान के पास नहीं है वो कुव्वत, वो सऊदी अरब के पास नहीं है, वो बरतानिया के पास नहीं है, लेकिन चाइना के पास है। तो ये बताएं अनवर साहब कि ये बोन ऑफ कंटेंशन इस वक्त क्या होगी? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जो लोग, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि इंचेस अवे थे हम, यहाँ जेडी वैंस ये कहते हैं कि हम बहुत सारी चीजों पे जो है वो एग्रीमेंट हो गया था, तो फिर कौन सा ऐसा फैक्टर रह गया है? वो खुद तो उन्होंने जो मीडिया के सामने रखा वो यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से था कि उसको गिव अप नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरे फैक्टर्स लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल या जो एलाइड ग्रुप्स हैं उनके, जैसे कि हिजबुल्लाह इन लेबनान, उन पे अटैक्स जो हैं वो खत्म हो। कुछ लोगों का ख्याल है कि बार बार जब ट्रंप से बात हो रही थी तो शायद ये भी एक फैक्टर था जिसपे ट्रंप के लिए इजराइल की वजह से पीछे हटना या गिव अप करना बहुत मुश्किल है। देखिए, असल बात जो है मैं समझता हूँ कि एक तो जनूबी लुबनान बहुत बड़ा मसला है कि ईरान, देखिए अमेरिका का मुतालबा है कि जो आपकी पॉलिसी है जिसको अमेरिका आपकी ईरान के प्रॉक्सीज कहता है कि आप मुख्तलिफ मुल्कों में तंजीम बना के अपनी फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, इसको बंद करें, अपनी प्रॉक्सीज बनाना बंद करें। वो ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। और वो अगर जनूबी लुबनान में जो फौजी कार्रवाइयाँ इसराइल की जारी रहती हैं तो वो फिर वहाँ हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा वीकन हो जाएगी, ईरान नहीं चाहता। तो वो तो एक बात मौजूद है, लेकिन असल बात वही है कि ऑप्टिक्स की, कि जिस तरह भी जंग खत्म हो उसमें ऑप्टिक्स में हम कैसे नजर आएंगे, यानी अमेरिका कैसे नजर आएगा और ईरान कैसा नजर आएगा। दोनों फेवरेबल ऑप्टिक्स चाहते हैं और इतना मुश्किल मसला नहीं है। चीन, बरतानिया, फ्रांस, ये सारे ममालिक अगर इन्वॉल्व हों और इन्वॉल्व हो के कोशिश करें इज्तिमाई, तो कैसे ऑप्टिक्स बन सकते हैं कि जिससे दोनों मुतमईन हो जाए। अच्छा सर, यहाँ पे हमने देखे अमेरिकन मीडिया भी आया, यहाँ पे रहे भी, सही रिपोर्ट भी किया, CNN है, बाकी चैनल्स भी हमने देखे और प्रिंट के भी सारे। इन्होंने कैसे पाकिस्तान के इन 2-3 दिनों को देखा है? इनकी क्या रिपोर्टिंग रही हुई है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के रोल के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में या इस्लामाबाद के बारे में? इनके क्या फीलिंग्स? इस्लामाबाद और लोगों के बारे में तो ऐसे इश्यूज के लिए जब जाते हैं आप तो बहुत ज्यादा नहीं लिखते, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी कमी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के रोल के बारे में बहुत हुई है और बहुत ज्यादा सराहा गया है। यानी वो भी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट तो अक्सर बेशतर करते ही रहते हैं पाकिस्तान का जिक्र, लेकिन वो भी छोटे छोटे अखबार जो छोटी छोटी स्टेट्स से निकलते हैं उनमें भी पाकिस्तान फ्रंट पेज पे रहा और हर जगह पाकिस्तान। मैं इसलिए कह रहा हूँ अब तक हमने दुनिया में जब भी कोई अखबार खोला, टीवी खोला, ट्विटर खोला, पहले तो कुछ हमारे पे कोई ना कोई केस बना हुआ होता, डर के मारे हम पढ़ते थे ना करते थे कि कोई ना कोई खबर होगी। बड़े अरसे बाद जो चैनल खोला, अखबार पढ़ा है, कोई ट्वीट देखे, कोई देखे तो अच्छा लगा, सो इट्स वो कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू वाला हिसाब है। इसलिए आपसे पूछ लिया है कि एवरीथिंग इज ओके इन कैपिटल, वहां पे कैपिटल हिल पे। सर सिर्फ मीडिया में नहीं बल्कि इवन थिंक टैंक में, जो कि अमूमन पाकिस्तान के फेवरेबल नहीं होते, वहां भी गुफ्तगू पाकिस्तान के फेवर में हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान को इस सारे एक्सरसाइज का बहुत फायदा हुआ है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट हुई है पाकिस्तान के बारे में।